Greetings, everyone. We meet again with a topic that I've chosen from Civil Procedure Code, because I've seen in the comments that there are few topics that we are dealing with in CRPC. Some of them are writing that sir CPC का भी कोई टॉपिक ले लीजिए. तो वैसे तो CPC बहुत वास्ट है, और जो उसके टॉपिक्स अगर हम कोई सेलेक्ट करते भी हैं तो उसकी जो डिस्कशंस हैं वो बहुत छोटी नहीं रहती. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको सिर्फ डिक्री नहीं समझा सकता, मुझे डिक्री, जजमेंट, ऑर्डर, आपको तीनों चीज़ें एक साथ समझानी होंगी. तभी आपने देखा होगा कि जुडिशियल सर्विसेज में क्वेश्चंस भी हमेशा इनके डिफरेंसेस और इंटरफेसेस की बात करते हैं कि जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर का क्या इंटरफेस है, क्या डिफरेंसेस हैं, क्यों ये क्वेश्चंस डायरेक्टली यही आते हैं. व्हाट इज अ डिक्री का भी क्वेश्चन आता है, लेकिन व्हाट इज अ जजमेंट खाली पूछ के उनका काम बनता नहीं. व्हाट इज अ जजमेंट एंड हाउ इट इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द ऑर्डर जरूर पूछेंगे. What is decree and how it is differentiated from the judgment, ये जरूर पूछ लेंगे. डिफरेंस जरूर पूछ लेते हैं. इसीलिए डिक्री को समझने के साथ साथ आपको जजमेंट, ऑर्डर का इंटरफेस भी समझना होता है. तो थोड़ा सा एग्जॉस्टिव हो जाता है वो कॉन्सेप्ट पूरा. और फिर डिक्री को समझने के लिए आपको पहले जजमेंट ही समझना पड़ता है. जजमेंट समझने के साथ साथ आपको ऑर्डर्स क्या होते हैं समझने पड़ते हैं, तभी आप डिक्री समझ पाएंगे, क्योंकि डिक्री लास्ट में आती है किसी भी सूट में. तो ये सब चीजें थोड़ी सी बहुत इलैबोरेट हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, मतलब काफ़ी कुछ इसमें समझने को होता है. तो इनको समझाने के लिए जो समय है वो काफ़ी लंबा होता चला जाता है. तो वो एक तरीके का लेक्चर ही हो जाता है, और लेक्चर कहीं ना कहीं बहुत वक्त भी ले लेता है. तो इसीलिए YouTube वीडियो बनाने के पीछे जो हमारी मंशा है वो है कि कुछ कनेक्शन आप लोगों के साथ बन जाए, हम किसी तरीके से जुड़ सकें, एक दूसरे की बातें समझ सकें और जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन पे काम कर सकें. जो हमारा कॉमन गोल है जुडिशियल सर्विसेज को या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्लियर करना, उस पे फोकस रख के काम कर सकें. तो जितना इसमें पॉसिबल है आई एम टेकिंग अप, मैं उसमें प्रयास कर रहा हूँ. कुछ वीडियोस हैं जो 2-2, 2.5 घंटे लंबे भी हैं, लेकिन प्रयास मेरा यही रहता है कि 1 घंटे से ऊपर ना जाए, क्योंकि फिर वो आपको समझने के लिए भी एक वक्त चाहिए, और बहुत सारे वीडियोस में फिर स्किम करने के लिए भी आपको वक्त चाहिए. तो मैं ऐसे टॉपिक्स को चूज़ कर रहा हूँ CPC में भी जो क्विकली आपसे डील करे जा सकें. जैसे कि मैंने आज एक टॉपिक चूज़ किया है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम. पर ऑब्वियस है कि खाली डिफरेंस में अगर आपसे बात करूँगा तो आपको क्या ही समझ में आएगा ना. तो ऑब्वियसली मैं आपसे थोड़ा बहुत सेट ऑफ क्या होता है ब्रीफ में, और काउंटर क्लेम क्या होता है ब्रीफ में पहले डिस्कस कर लूंगा. उसके बाद मैं आपको उनका डिफरेंस भली भांति समझा भी दूंगा. डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं. माइंड इट, जितने भी वीडियोस अभी तक आपने देखे होंगे दृष्टि जुडिशरी यूट्यूब चैनल पे, मेरे द्वारा लिए गए हों या किसी और शिक्षक के द्वारा लिए गए हों, सब टॉपिक्स कहीं ना कहीं आपको जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन में यूज होंगे और वो काम आएंगे. डायरेक्ट क्वेश्चन भी हो सकता है, और उसमें ऐसे बनने के पार्ट भी हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल, और उसका एक बहुत बड़ा रोल क्वेश्चन के अंदर भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, आपने केसेस भी देखे होंगे कि जो हम अभी तक डील कर रहे हैं या फिर जो आज आगे हम करेंगे भी, कहीं ना कहीं उनका रोल किसी ना किसी ऐसे कॉन्सेप्ट में है जिस कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जाता है जुडिशियल सर्विसेज में. तो आप थोड़ा सा इसमें ये मान के चलिए कि जो ये वीडियोस हैं ये सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए नहीं है कि चलिए देखिए आप YouTube में चैनल बना है तो आप वीडियो उठा के सुन लीजिए, पढ़ लीजिए. ऐसा नहीं है. इसका आपका प्रयोग जो है कॉम्पिटिटिव प्रतिस्पर्धा में, और ये जो आपकी परीक्षाएं हैं जो विधि के पूरे प्रारूप में जो सम्मिलित हैं, इन सब परीक्षाओं में इनका प्रयोग आप कह सकते हैं कि एसेंशियल है, इम्पॉर्टेंट है और महत्वपूर्ण है, जिसको आप दरकिनार नहीं कर सकते. तो आप इन जब वीडियोस को सुने तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन है उसको ढंग से समझ भी लें, और अगर कोई क्वेरी हो तो पूछ भी लें, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कमेंट्स हम लोग देखते हैं, और कमेंट्स में अगर कोई ऐसी चीज़ दिखती है जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं तो वो चीज़ टॉपिक बन भी जाती है. तो जैसे एक समन्स और वारंट का जो वीडियो बना है, मुझे लगा कि थोड़ा सा बड़ा बेसिक सा टॉपिक है, पर क्योंकि उसकी डिमांड थी, कई सारे वीडियोस में देखा कि कमेंट्स में पूछ रहे हैं कि सर आप बता दीजिए ट्रायल क्या है, समन्स क्या है, वारंट्स क्या है, तो उसको ले लिया गया. तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं देख रहे कि आप क्या कर रहे हैं या क्या बोल रहे हैं.
तो ये ऑब्वियस सी बात है कि आज भी जो टॉपिक मैंने चूज किया है ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बनाएगा जुडिशियल सर्विसेज में। ये डायरेक्ट क्वेश्चन यही आएगा, व्हाट इज सेट ऑफ, व्हाट इज काउंटर क्लेम, द डिफरेंस बिटवीन द टू। और ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बस हमें ये देखना है कि ये किस जगह पर किस मूड से समझा जाता है, मतलब एक एटीट्यूड क्या है, इसको समझने की जो आपकी एक मंशा होनी चाहिए वो क्या रहनी चाहिए, मतलब इसके पीछे का जो पूरा एक बैकग्राउंड है वो अगर आप समझ गए तो फिर वही सेट ऑफ और काउंटर क्लेम समझना आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। तो देखते हैं क्या सेट ऑफ और काउंटर क्लेम काम करता है इन द इवेंट ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड। सीपीसी में सेट ऑफ और काउंटर क्लेम किस तरीके से आपको मदद करते हैं और क्या इससे फैसिलिटेशन मिलता है, मतलब कोर्ट को भी, क्योंकि लेजिस्लेचर ने अगर ये आपको दिया है तो कहीं ना कहीं कुछ इसका प्रयोग होगा या फिर इसकी महत्व में एक महत्व होगा, तभी इसको बनाया गया है, समझाया गया है और प्रोवाइड किया गया है सीपीसी में। तो कोर्ट के लिए भी क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कोर्ट को इससे क्या सुविधा मिलती है कि सेट ऑफ और काउंटर क्लेम जैसा शब्द इसमें इस्तेमाल किया गया और उनके लिए प्रोविजंस लिखे गए हैं। तो ऐसा क्यों किया गया है ये आप अगर समझ जाएंगे तो ये क्या है तो वैसे ही समझ जाएंगे। अब देखिए बहुत जाहिर सी बात है, मान लीजिए ए और बी कुछ लेन देन का काम किया करते थे। अब लेन देन पैसों का करेंगे ऑब्वियसली, तो पैसों का लेन देन या फिर ये आपस में एक दूसरे को डेट्स दिया करते थे। बहुत सारे दोस्त आपस में करते हैं ये काम। आप मान लीजिए किसी गांव से दिल्ली आए हैं, तो 4-5 युवक आप हैं जो अपने गांव से दिल्ली रहने के लिए आए हैं, तो कभी किसी के घर से कुछ पैसा आ रहा है, कभी किसी के घर से कुछ पैसा आ रहा है। पलने के लिए तो सबको जो मासिक आपको एक्सपेंडिचर करना है, जो आपको पैसा देना है किराए का, खाने का, ये तो सबका फिक्स्ड ही है, इसमें तो आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते। जितना आपका जो दिनचर्या है उसमें जो खर्चा होना है वो खर्च तो आपका बरकरार रहेगा। हो सकता है घर से पैसा आना ऊपर नीचे हो जाए, कभी आपके घर में स्लम्प हो जाए, कभी आपके घर में हो सकता है ज्यादा पैसा आ जाए, तो उसी हिसाब से पैसा घट बढ़ जाता है। तो ऐसे में क्या करते हैं कि दोस्त आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं। तो उनमें से थे ये ए और बी। ए कभी बी को पैसा दे देता था और बी कभी ए को ऐसे ही पैसे दे दिया करता था। अब ये पैसा गिफ्ट नहीं है। देखिए सीपीसी पढ़ रहे हैं तो आपको सिविल लॉ के बारे में जानकारी होनी चाहिए, सिविल सब्सटैंटिव लॉज के बारे में आपको पता होना चाहिए। और सब्सटैंटिव लॉज में जो मेजर सिविल लॉज हैं जिसमें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उसका बेस बनता है। अब मान लीजिए कि ए जो है वो बी को पैसा देता है और बी जो है वो ए को पैसा देता है, गिफ्ट के तौर पे नहीं देता। अब मैं आपको गिफ्ट नहीं समझाऊंगा, तभी मैंने आपको समझाया कि टीपीए जो है आपको समझना है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो आपको समझना है और बहुत अच्छे से समझना है। इन दोनों सब्जेक्ट्स को हल्के में मत लीजिएगा, ये मेरी एक दरखास्त है जो भी जुडिशियल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ए और बी आपस में पैसों के लेन देन का कार्यक्रम रखते थे, गिफ्ट नहीं था। गिफ्ट होता तो ये रख ही लेते, फिर इनको वापस नहीं देने थे। लेकिन ये क्या था, उधार, या तो आप इसको लोन कह लीजिए या डेट कह लीजिए। ज्यादातर लोन जो एक टर्म है, ये टर्म हमेशा इंटरेस्ट के साथ आता है कि जब भी आप इंटरेस्ट पे कोई पैसा लेते हैं, मतलब जिसमें आप इंटरेस्ट जोड़ के उसको वापस देंगे, उसको एक लोन टर्म बोल दिया जाता है बैंकिंग की भाषा में। नहीं तो डेट में भी यही इंक्लूडेड है, पर डेट में अगर आप नॉर्मली पैसा देते हैं, इंटरेस्ट ना भी ऐड करें तो भी उसको डेट बोल देते हैं। डेट जो है वो एक कह लीजिए कि एक लीगल टर्म है। जो लोन है वो बैंकिंग की भाषा में यूज किया जाता है। ठीक है जी, तो लोन कहिए या डेट, हम यहां मान रहे हैं कि इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को बिना किसी इंटरेस्ट के पैसा दिया है। मतलब जैसे आज ए ने मांग लिए कि बी तुम्हारे पास 5,000 रुपए होंगे, बी ने बोला कि ठीक है आप 5,000 रुपए ले लीजिए मुझसे। किसी दिन बी के पास पैसा नहीं है तो ए से बोले कि ए तुम्हारे पास 10,000 रुपए होंगे, ए ने बोला ठीक है आप 10,000 रुपए ले लीजिए मुझसे। तो हुआ ऐसा कि एक ए ने बी को करीब करीब साल भर में 1,00,000 रुपया दे दिया। ए ने बी को साल भर में 1,00,000 रुपया दे दिया। अब ए बी के पास गया, भाई देखिए
छोटा छोटा अमाउंट करते करते 1 लाख रुपए तुम्हारे पास जा चुके हैं। बी, तुम मुझे पैसा वापस कर दो, मुझे ज़रूरत है, मेरी नौकरी लगनी है, या फिर अभी मेरे घर में स्लम्प आ गया है, या अभी मेरी नौकरी लगने में टाइम लग रहा है, मुझे कोचिंग करनी है, या मान लीजिए मुझे तैयारी में पैसा चाहिए, मैं कहीं और जाके तैयारी कर रहा हूँ, मुझे वहाँ किराया वगैरह भरना है, प्लीज़ मेरा पैसा वापस कर दीजिए, मेरा थोड़ा सा भला हो जाएगा। दोस्त थे, आपसदारी में कर दिया। बी ने बोला कि मैं तो नहीं करूंगा, बी रिफ्यूज्ड, बी ने मना कर दिया, मैं नहीं करूंगा 1 लाख रुपए वापस। अब क्या करेंगे जी आप? अब ए के पास क्या है? देखिए, ए ने उधार दिया था, डेट। डेट टर्म ही अपने आप में रीपेमेंट लेके आता है। रीपेमेंट मतलब जिसको वापस दिया जाएगा। अगर ये मैं लिख दूं कि ए ने बी को गिफ्ट दिया है, गिफ्ट मतलब ये जो पैसा है ये इसकी ओनरशिप ट्रांसफर कर दी है बिना किसी रिटर्न के, मतलब ना तो इसमें कोई बेलमेंट का कॉन्सेप्ट आ रहा है कि इसको रिटर्न किया जाएगा, और ना ही इसमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है कि ये इंटरेस्ट के साथ रिटर्न करना था इतने टाइम के बाद या उतने टाइम के बाद। ये तो ऑन डिमांड रिटर्न हो जाता। यहां पर बी को पैसा वापस करना था, ये एक उसका सिस्टम है इस पैसा को देने का। तो ए ने उसको गिफ्ट नहीं दिया। गिफ्ट मतलब ऐसा नहीं हुआ कि बस मैंने दे दिया, अब आपको रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, दिस बिलोंग्स टू यू। ऐसा होता तो ए कभी 1 लाख रुपए बी से मांग ही नहीं पाएगा। फिर बी यही प्रूव करेगा कि मुझे तो गिफ्ट दिया गया था। जैसे कि आप अपने किसी की शादी में अपने घर से एक लिफाफा लेके उसमें पैसा डाल देते हैं, तो आपकी मंशा क्या होती है उनको देने से पहले? कि वापस लेना है। जब आप वो नवविवाहित जोड़े को, वो वर वधू को अलग अलग वो लिफाफा पकड़ाते हो जिसमें 1 रुपए का सिक्का लगा रहता है, ढूंढते हो दुकानों में जाके कि अरे वो 1 रुपए वाला देना जरा एनवलप, या फिर किसी से मांग लेते हो शादी में। किस लिए मांगते हो? उस एनवलप में जो 1100, 3100, 5100 जो भी आपने रखा, वो रख के उनको दिया। किस लिए दिया है? उधार दिया है। क्या है आपके दिल में मंशा? आप मंशा एज इन मतलब आपके दिमाग में क्या चल रहा है? आप ये नहीं चाहते कि आज हम इनको 5100 रुपया दें तो भैया आप जरा साल भर बाद वापस कर दीजिएगा, ये तो अभी शादी हो रही है आपकी तो उसके खर्चे के लिए दे रहे हैं। ऐसा हो रहा है क्या? अगर वो आपसे मांगे खर्चे के लिए कि देखिए मेरी शादी है, कुछ पैसा मदद कर दीजिए, तब ये पैसा दिया हुआ हो सकता है कि उस ट्रांजैक्शन में माना जाए कि आपने उधार दिया, डेट दिया है, ये वापस होगा। पर उन्होंने तो नहीं मांगा, क्योंकि डिमांड से शुरू होता है। कभी भी जब भी डेट होगा तो मांगना पड़ेगा आपको। किसी के मन में थोड़ी है कि इसको उधार की जरूरत है, वो मांगेगा तो आप देंगे। तो ट्रांजैक्शन की जो पूरी रिक्वायरमेंट है, उस इंग्रेडिएंट को आप पूरे ट्रांजैक्शन में एक एक पॉइंट को समझेंगे कि कब शुरुआत हुई, कैसे मांगा गया, क्या हुआ, क्या इसको गिफ्ट माना जाए कि इसको डेट माना जाए, ये वापस देना था कि नहीं देना था। बहुत सारी पेक्यूलियरिटीज हैं। तभी बोल रहा हूं कि टीपीए पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब टीपीए में आपको क्लियर हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, ए ने बी को 1 लाख रुपए दिया, बी से मांगे कि भैया मैंने तो उधारी दिया था, 1 लाख रुपए मुझे वापस कर दीजिए। बी ने मना कर दिया, रिफ्यूज्ड। ए के पास एक राइट था, राइट टू गेट बैक द मनी। इट वॉज द ड्यूटी ऑफ बी टू गिव द मनी बैक टू ए ऑन डिमांड। हम मान लेते हैं कि कोई पीरियड ऑफ डेट नहीं था कि इतने टाइम के बाद देना है, तो इट इज ऑन डिमांड। अब ए ने डिमांड कर ली कि बी लाइए मेरा 1 लाख रुपए दे दीजिए, तो ए का राइट है टू डिमांड बैक, बी की ड्यूटी है टू गिव। ये फुलफिल नहीं हुई, दैट मीन्स राइट इज टेकन अवे। इसी को बोलते हैं ना कि राइट इज टेकन अवे, हक को छीन लिया गया। अब जब हक छिन जाता है तो आपके सामने जुडिशियल सिस्टम आता है। जुडिशरी का काम है इस राइट को री इंस्टेट करवाना, इस राइट को एंजॉय करने देना। ये राइट तभी एंजॉय होगा जब ये 1 लाख रुपए वापस आ जाएगा। इसका हक तभी सब्सटैंशिएट होगा जब 1 लाख रुपए वापस आ जाएंगे। इसको वापस लेने के लिए जो आपको रेमेडी दी गई है वो है कोर्ट के पास जाना है। कोर्ट के पास जाके आप क्या केस करेंगे? रिकवरी ऑफ मनी। कोर्ट के पास जाके आपने केस किया है रिकवरी ऑफ मनी का। इसको आप समरी सूट भी कर सकते हैं अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स जो होने चाहिए इस पैसे को देने वाले, मतलब कब कब ये पैसा दिया गया है, अगर वो डॉक्यूमेंट्स आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर डॉक्यूमेंट्स आपके सामने हैं, तो आप एक समरी सूट करके बिना राइट टू डिफेंड दिए आप बहुत क्विकली इसको
सूट को निस्तारण करवा सकते हैं और 1 लाख रुपए ले सकते हैं, प्लस इंटरेस्ट भी मिलेगा, लिटिगेशन कॉस्ट भी मिलेगी। उन सब के बारे में खैर हम सीपीसी जब पढ़ेंगे तो डिस्कशन आती ही रहेंगी। तो कोर्ट के पास जाना है आपने, तो यहां पर क्या करोगे आप, एक सिविल कोर्ट में जाएंगे, सिविल कोर्ट में जाके रिकवरी ऑफ मनी का सूट डाल आप कर देंगे। जब रिकवरी ऑफ मनी का आप सूट कर देंगे तो आप वहां से बी से 1 लाख रुपए मांगेंगे। तो कौन गया कोर्ट, ए गया। फिर से मैं बना देता हूं, यहां पर कोर्ट कौन गया, ए गया। ए वेंट अगेंस्ट बी टू द कोर्ट। ए कौन हुआ, प्लेंटिफ। सीपीसी की भाषा में ए को प्लेंटिफ बोला जाता है, क्योंकि ए जब अपने तथ्य लेके जाता है तो जिस डॉक्यूमेंट पे वो तथ्य लेके जाता है उसको प्लेंट बोलते हैं। मतलब डॉक्यूमेंट मतलब जब पेपर पे लिख के सारे तथ्य जब वो देता है कोर्ट के सामने, तो उसी डॉक्यूमेंट को, इन पेपर्स को प्लेंट बोला जाता है। इसीलिए जो लेके आया ये डॉक्यूमेंट, ये प्लेंट, उसको प्लेंटिफ बोला जाता है। और जो इस तथ्य से, जो इस एलिगेशन से अपने आप को डिफेंड करेगा, जो ऑपोजिट पार्टी जिसके खिलाफ वो लेके आया, उसको डिफेंडेंट बोला जाता है। द वन हु विल डिफेंड हिमसेल्फ फ्रॉम द एलिगेशंस मेड इन द प्लेंट। और उसके रिप्लाई में देखिए, प्लेंटिफ किधर से आया, प्लेंट। जो प्लेंट लाता है वो प्लेंटिफ, और जो इस प्लेंट में एलिगेशन है उसके अपने आप को डिफेंड करता है वो डिफेंडेंट। डिफेंडेंट इसके रिप्लाई में रिटन स्टेटमेंट देता है। खैर ये हमारी चर्चा का विषय नहीं है, मैं बस आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए बता रहा हूं। डिफेंडेंट फिर रिटन स्टेटमेंट देता है। तो ए आया प्लेंट लेके बी के खिलाफ कि देखिए इतने इतने तारीख को इतने इतने पैसे, इस तारीख को इतने इतने पैसे मैंने इसको दिए, अब ये साल भर में इतना बनता है, मैंने इससे डिमांड किया, इसने मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, तो मेरा राइट इन्फ्रिंज हो गया, मुझे पैसे दिलवा दीजिए न्यायमूर्ति साहब, मुझे पैसे दिलवा दीजिए, मेरे साथ न्याय हो। यही न्याय है कि मेरा पैसा मुझे मिल जाए। और इसके पैसे ना देने के कारण मैं कोर्ट में आया तो मैंने कोर्ट फीस दिया, ये वकील साहब को फीस देना पड़ रहा है मुझे, तो ये भी इस कारण हो रहा है कि इसने मना कर दिया, तो मुझे ये भी पैसा दिलवा दीजिए, क्योंकि ये भी खर्चा मेरा क्यों हो रहा है, इसी के मना करने की वजह से। ये मना नहीं करता, दे देता तो बात ही खत्म थी। इसीलिए लिटिगेशन कॉस्ट भी दे दीजिए। और अभी तक जो ये पैसा नहीं दिया मुझे, भाई जब तक आप पैसा बोल नहीं देंगे, हाँ नहीं कर देंगे कि दे दीजिए बी को, कि बी दीजिए पैसा इसको, तब तक इस पैसे का अभाव मुझे रहेगा। मैं तो इस पैसे को एंजॉय नहीं कर सकता तब तक। मेरे पास होता तो मुझे कुछ इंटरेस्ट तो आता, मैं इस पैसे को यूज तो करता, कहीं तो इस्तेमाल कर लेता, तो उस हानि का कॉम्पेंसेशन भी चाहिए। इसीलिए वहां पर इंटरेस्ट कंपोनेंट भी होता है कि आपको विद इंटरेस्ट पैसा दिलाएंगे, आप टेंशन ना लो। आपका नुकसान हुआ है ना इस पैसे को ना लेने से, इतना टाइम आप इसको यूज ही करते, बैंक सेविंग में भी, सेविंग अकाउंट में भी डालते तो 2.7 से 4% तो आपको मिलता ना इंटरेस्ट, और कहीं इस्तेमाल करते तो क्या पता और ज्यादा मिलता, ना जाने क्या था, तो आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। अब ये सब तो कहानी खैर केस की हो गई। अब हम सेट ऑफ पे आने की पूरी एक प्रक्रिया देख रहे हैं। अब क्या हुआ, ये मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ए और बी के बीच में लेन देन पैसों का चलता रहता था। यहां पे कौन आया, ए बी के खिलाफ, क्या मांगने कि ये बी से मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। जब ए ने केस कर दिया और बी के पास समन्स पहुंच गए, जब नोटिस आ गया तो बी ने देखा अरे इसने तो केस कर दिया, ए चला गया तो कोर्ट 1 लाख रुपए मांगने के लिए कि बी से मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, न्यायमूर्ति आप दिलवाएंगे। तो बी को जब नोटिस आया, बी ने देखा अरे अच्छा ये हमसे पैसे मांगने के लिए कोर्ट चला गया है, तो बी को याद आया कि पैसे तो इसने भी मुझे देने हैं, मैंने तो केस नहीं किया। बी ने बोला अरे अगर मैं साल भर में गिन के देखूं तो कहीं कहीं ना कहीं करीब करीब 70,000 रुपए ए ने इसको देने हैं, 70,000 ए ने बी को देने हैं। तो बी तो ए के खिलाफ केस करके गया नहीं, बी सोच रहा है कि केस तो मुझे भी कर देना चाहिए, 70,000 रुपए मुझे भी वापस लेने हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब ए ने बी से 1 लाख रुपए लेने हैं और बी ने ए से 70,000 रुपए लेने हैं, तो क्या आप चाहते हैं कि कोर्ट पहले
ए को जजमेंट दे कि तुम 1 लाख रुपए ले लो, हाँ भाई बी 1 लाख रुपए दे दो, फिर बी एक केस लेके आए अलग से और बोले कि ए ने भी मुझे पैसे देने हैं, खुद ही सोच के देखिए कि बी अलग से केस लेके आए उसके बाद और बोले कि ए ने भी पैसे देने हैं, उसमें जजमेंट दे कि हाँ 70,000 रुपए तुम अब इसको दे दो। बड़ा सही खेल है, पहले ए को 1 लाख रुपए दिलवाए बी से, फिर ए से बी को 70,000 रुपए दिलवाए। आप खुद ही देख लीजिए, इतना तो आपको खुद ही समझ में आ गया होगा कि ये क्या करेगा। फिर कोर्ट क्या सोच रही है, कोर्ट ये सोच रही है कि ए और बी तुम एक काम करो, आपस में एक दूसरे का क्लेम इसी केस में प्रूव कर दो, जो ए ने बी के खिलाफ केस किया ना। कोर्ट कह रही है कि देखो इतना तामझाम मत करो, ये तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग हो जाएगी, प्लस एक ही बात को मैं कितनी बार सुनूंगा। भले ही ट्रांजैक्शंस अलग अलग हैं, ए ने बी से पैसा लिया है बहुत सारा, ये अलग अलग ट्रांजैक्शंस हुई हैं, बी ने ए से पैसा लिया है बहुत सारा, ये अलग अलग ट्रांजैक्शंस हैं। अगर चाहे तो ए बी के खिलाफ केस कर सकता है और बी ए के खिलाफ केस कर सकता है और अपने अपने पैसे ले ले। ए ने बी से 1 लाख रुपए लेने हैं, बी ने ए से 70,000 रुपए लेने हैं, अलग अलग केस करके अलग अलग मांग सकते हैं। लेकिन आप खुद सोचिए, जब पैसों का ही लेन देन आपस में इनका हो रहा है और पैसों के ही लेने देने का मसला है, तो मैं पहले ए और बी में ए के ट्रांजैक्शंस पे तथ्य को सुन के 1 लाख रुपए, अल्टीमेटली मुझे जजमेंट क्या देनी है कि ए तुम बी से 1 लाख रुपए ले लो, मतलब बी जाओ 1 लाख रुपए ए को दे दो, तो 1 लाख रुपए अकाउंट में आ गए ए के। फिर जब बी का केस सुनना है मुझे, तो बी के सारे ट्रांजैक्शन सारे तथ्य सुनूंगा और फिर ए को बोलूंगा कि ए अब एक काम करो, तुम 70,000 रुपए दे दो। कमाल की बात है, एक काम करो ना, तुम दोनों का केस है और पैसा का लेन देन का ही केस है, तो बी तुम एक काम करो, रिटन स्टेटमेंट में अपने रिप्लाई में, तभी मैंने बताया आपको रिटन स्टेटमेंट क्या होता है। रिटन स्टेटमेंट रिप्लाई टू द प्लेंट होता है कि बी जब तुम अपना रिप्लाई कर ही रहे हो तो एक काम करो, तुम भी बता दो तुम्हारा क्या क्या बकाया है, हम एक बारी में एक जजमेंट देके जो बैलेंस होगा उसको वर्कआउट करा देंगे, उसकी जजमेंट दे देंगे जो बैलेंस होगा। हम क्यों ये इतना एग्जॉस्टेड प्रोसीजर में जाएं? ये अलाउड है, मना नहीं है ऐसा करना। मानिए इस बात को कि सेट ऑफ कोई कंपल्शन नहीं है, सेट ऑफ एक फैसिलिटेशन है, फैसिलिटेट करेगा। क्या फैसिलिटेट करेगा कि क्यों डबल डबल चीजों में जा रहे हो कि पहले मैं बी को बोलूं बी 1 लाख रुपए इसको दे दो, बी बोल रहा है कि सर मुझे भी कुछ पैसा चाहिए ऐसे, तो तुम दूसरा केस ले आओ भाई, हम तुमको वहां सुन लेंगे, फिर तुम्हारा जो बकाया होगा वो इसको बोल देंगे देने के लिए। क्या सर कमाल कर रहे हैं, जब पैसों का ही लेन देन है तो इसी केस में सुन लीजिए। वही तो मैं कह रहा हूं कि इसने मुझे 1 लाख रुपए देने हैं, मैंने 70,000 रुपए देने हैं। बी यही कह रहा है ना कि मुझे 1 लाख रुपए देने को बोल रहे हो, इसने 70,000 रुपए मुझे देने हैं, तो अल्टीमेटली 30,000 का बैलेंस है, आप मुझे 30,000 देने के लिए बोल दीजिए, मेरा भी निपटारा हो, इसका भी हो, और जो भी बैलेंस है हमारा, जो जो पूरे अकाउंट्स हैं वो कंक्लूड हो जाएं। कि बात तो तुम्हारी भी सही है, जब पैसों की ही लेन देन की बात हो रही है तो इसमें तो एडजस्टमेंट हो जानी चाहिए मनी की। ऐसा ही होता है ना, मान लो मैं किसी से बात कर रहा हूं, वो आपको याद दिलाए कि कितने वीडियोस देखे होंगे आपने इंस्टाग्राम में जिसमें याद दिलाया जाता है कि अरे तुमने मुझे 10,000 रुपये देने थे, याद है, लिए थे, तुम्हें याद है 2,000 एक बार तुम वहां लिए थे, 1,000 फिर लिए थे, 5,000 वहां लिए थे, तो कितने हो गए कि 8,000 रुपये ले चुके, अच्छा तो 2,000 दो भाई। यही तो काम करवा रही है कोर्ट, इसी को सेट ऑफ बोलते हैं, यही फैसिलिटेशन करवा रही है कोर्ट कि अलग अलग केस करके कोर्ट का वक्त खराब ना किया जाए। लेजिस्लेचर को पता था कि ये मनी जब आपस में टकराती हैं, मतलब जब पैसों का लेन देन हो और आपको पता है कितने पैसों का लेन देन होना हुआ है और इन दोनों के बीच में केस हो और दोनों का पैसे का लेन देन हो, तो आप उन दोनों को उसी सूट में निपटारा कर दीजिए और फिर जो बैलेंस अमाउंट जिसका जो बनता है वो करवा दीजिए। अभी तो मैंने आपको बोला कि बी का 70,000, मैं यही बोल दूं बी का 1,70,000 था, फिर तो अब ए के खिलाफ जजमेंट आएगी। अब आप कहेंगे अरे ए तो केस लेके आया ही है कोर्ट, उसके खिलाफ जजमेंट क्यों दे रहे हो? यही तो बस सेट ऑफ में समझना है आपको
कि सेट ऑफ का जो पूरा खेल है जो इंग्रेडिएंट्स का, वो क्या है कि वो ये नहीं कह रहे कि ए आया कि बी आया, वो ये कह रहे हैं कि दोनों अपनी अपनी बातें कोर्ट के सामने रख दो, जो भी लेन देन होना है वो कोर्ट के सामने रख दो इसी सूट में जो ए लेके आया। इसीलिए इसको बोला जाता है कि बी रिटन स्टेटमेंट में इस प्लेंट का रिप्लाई भी करेगा प्लस अपना प्लेंट लेके भी आएगा। इसका मतलब वो एक क्रॉस सूट करेगा। क्या करेगा? क्रॉस सूट। इसी केस में वो अपना प्लेंट भी लेके आ जाए, क्योंकि वो तो यही कहेगा ना, अरे ए क्या बोल रहा है? ए कह रहा है कि मैं तो जजमेंट लेने आया था, आपने मेरे ऊपर ही डाल दिया लाइबिलिटी ऊपर, क्योंकि अब देखिएगा तो ये कि बी का तो 1,70,000 रुपया है। कोर्ट तो एंड में क्या बोलेगी? अरे भाई साहब, आप 1,00,000 रुपए लेने आए थे, ये भाई साहब तो आपसे 1,70,000 मांग रहे हैं और दोनों का अप्रूव हो रहा है, तो 70,000 रुपए आपको देने हैं। ए कह रहा है कि मैं जजमेंट मांगने आया था कि जजमेंट थुपवाने आया था? मैं तो अपने फेवर में जजमेंट मांगने आया था कि मुझे 1,00,000 रुपए चाहिए, आप तो उल्टा मेरे पे लाइबिलिटी डाल दी 70,000 रुपए की। तो कोर्ट कह रही तो क्यों ना डले, लेजिस्लेचर भी कह रही है कि क्यों ना डले आप पे लाइबिलिटी। अगर आपकी भी कोई देनदारी थी तो आप उसको भी टेक केयर कर लो। व्हाट इज द बिग फस अबाउट इट? व्हाट इज द प्रॉब्लम? हमें तो राइट सेटल करने हैं, क्योंकि ए जैसे आप कह रहे हो कि मेरा राइट इन्फ्रिंज हुआ, बी भी प्रूव कर रहा है कि उसका राइट इन्फ्रिंज हो रहा है। क्योंकि आप जैसे कह रहे हो कि बी रेफ्यूज कर रहा है, आप क्यों रेफ्यूज कर रहे हो देने से उसका पैसा? आप भी दे दीजिए ना। तो जब हम आपके लिए न्याय करेंगे तो बी के लिए न्याय नहीं करें, बस जो कोर्ट में प्लेंट लेके आए उसी के लिए न्याय करेंगे। न्याय सबके लिए समान है और सबको समानता से देखता भी है। अगर बी का हक बनता होगा तो बी को देंगे, और हम फैसिलिटेट कर रहे हैं ये एक ही ट्रायल में। और क्योंकि आप पे जजमेंट आ रही है तो आप कहेंगे कि अरे जो प्लेंट लेके आता है उस पर जजमेंट कहां आती है? जजमेंट तो उसके फेवर में आती है, मतलब लाइबिलिटी उसको डाली जाती है जो डिफेंड कर रहा है। जो प्लेंट लेके आया उस पर थोड़ी लाइबिलिटी डलती है। तभी प्रक्रिया ऐसी बनाई गई कि बी रिटन स्टेटमेंट लाए, मतलब रिप्लाई करे ए के प्लेंट का, और अपना भी एक प्लेंट लाके कोर्ट में डाल दे, जिससे कि ए को भी रिटन स्टेटमेंट देना पड़े। मतलब इस प्लेंट की रिप्लाई ए करे। भाई ए को अगर कोई डिफेंस लेना हो कि भाई ये गलत बता रहा है, 1,70,000 रुपए इतने नहीं बनते, तो बता देना, और दोनों का निपटारा इसी सूट में हो जाए। दोनों सूट इसी सूट में आ जाएंगे। मतलब जो ए ने सूट किया बी के खिलाफ, इसी में दूसरा सूट भी चल पड़ेगा जो बी ने ए के खिलाफ किया, क्योंकि बी भी एक प्लेंट लाएगा अपने रिटन स्टेटमेंट में। वो सारे तथ्य लिख के लाएगा, रिटन स्टेटमेंट में पहले रिप्लाई देगा और फिर एक प्लेंट संलग्न करके लाएगा। ये समझाने के तौर पे बता रहा हूं। वैसे ऐसा ही माना जाता है कि ये पार्ट ऑफ रिटन स्टेटमेंट ही है, पर उसको प्लेंट के तौर पे एक सेट ऑफ टाइटल देके आप कोर्ट में पेश कर देते हैं कि देखिए मेरा रिटन स्टेटमेंट मतलब रिप्लाई होता है, ये ध्यान रखिएगा। रिटन स्टेटमेंट का मतलब यहां पे रिप्लाई है। तो रिटन स्टेटमेंट और ये कैसे लिखी जाती है, क्या होता है ऑर्डर 7, ऑर्डर 8, सब इसी के बारे में डिस्कस करता है। प्लेंट कैसे लिखना है, कौन कौन सी बातों पे ध्यान रखना है, क्या क्या चीजें उसमें होनी चाहिए, किस क्रम में होनी चाहिए, और जैसे वेरिफिकेशन फुटिंग पे आएगी, साइन ऑफ डेपोनेंट होगा, कौन कौन सी डुप्लीकेट में होगा या कैसे होगा, सब चीजें, नेम ऑफ द पार्टीज कहां आएगी, हेड्स कहां होंगे, हर चीज बहुत अच्छे से समझाई गई है सीपीसी में। ऑर्डर 7 से आपको प्लेंट कैसे लिखा जाता है समझ में आता है, और ऑर्डर 8 से आपको रिटन स्टेटमेंट कैसे लिखा जाता है समझ में आ जाता है। मेमो ऑफ पार्टीज आएंगी, ऊपर से टाइटल आएगा, और इसकी प्रैक्टिस भी आपको करनी है, प्लेंट राइटिंग और रिटन स्टेटमेंट राइटिंग और जजमेंट राइटिंग, क्योंकि ये तीनों एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। प्लेंट कैसे लिखा जाता है, मतलब हाउ टू ड्राफ्ट अ प्लेंट, हाउ टू ड्राफ्ट अ रिटन स्टेटमेंट, एंड हाउ टू ड्राफ्ट अ जजमेंट। ड्राफ्ट एज एन हाउ टू राइट अ जजमेंट। ये तीनों पे क्वेश्चंस आते हैं। यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, हर जगह ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको दिख ही जाएगा। यूपी में तो शॉर्ट है ही, चार्ज फ्रेमिंग, जजमेंट राइटिंग, क्रिमिनल जजमेंट राइटिंग या प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट राइटिंग, ये आपको आराम से क्वेश्चंस हर स्टेट में ऑन एंड ऑफ पूछे ही जाते हैं। हरियाणा, पंजाब में थोड़ा टेंडेंसी कम है वहां भी, लेकिन डिसाइड के फॉर्म में जजमेंट्स पूछ ली जाती हैं, लेकिन वो जजमेंट्स बहुत लाइव फैक्ट्स पे हैं, बस वो ड्राफ्टिंग वाला एरिया नहीं है।
पर ऑलमोस्ट हर स्टेट में। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिना है। यहां तक बात समझ में आई? तो इसीलिए बी को बोला जाएगा कि तुम अपनी बात कह रहे हो ना, अपना एक सूट ला रहे हो, क्रॉस सूट कर रहे हो, तो एक काम करो, आप प्लेंट के फॉर्म में ले आओ, प्लेंट ले आइए और दूसरे से बोलते हैं कि देखिए अब ए आप रिप्लाई करो इसका, आप रिटन स्टेटमेंट लेके आओ। अब ऑब्वियस ही बात है, जब प्लेंट आ गया है बी का भी, तो ये भी तो एक सूट ही चल पड़ा ना। तो इसीलिए अगर बी का पड़ला भारी हुआ या फिर बी का पैसा ज्यादा हुआ तो ए पे थोप देंगे जजमेंट, क्योंकि अब बी जजमेंट मांग रहा है प्लेंट लाके। और अगर ए का पड़ला भारी हुआ, ए का अमाउंट ज्यादा हुआ, तो बी पे थोप देंगे जजमेंट कि तुम जितना बचा हुआ है तुम दो। अगर यही 1,70,000 होते तो बी पे जजमेंट आ जाती, क्योंकि ये क्रॉस सूट्स हैं, इसलिए दोनों पे जजमेंट आना स्वाभाविक है। दोनों में जजमेंट मतलब आप ए पे भी ला सकते हैं या बी पे भी ला सकते हैं, दोनों में से किसी पे भी एक जजमेंट आ जाएगी कि तुम इतना पैसा देने के लिए लायबल हो। यही छोटी सी कहानी है। इसी को बोलते हैं सेट ऑफ कर देना। सेट ऑफ का मतलब एडजस्टमेंट, मनी एडजस्टमेंट कर देना। बस ये ध्यान रखिएगा, यहां पर सेट ऑफ में हमेशा मनी एडजस्ट की जाएगी और कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ मनी एडजस्टमेंट होगी। अगर आप चाहें कि सर 1,00,000 रुपए इसने मुझे देने हैं, आप एक काम करिए, 1,00,000 की जगह मुझे ना, मान लीजिए बी ने ए को 1,00,000 रुपए देने हैं और ए ने बी को कुछ पैसा तो नहीं देना, लेकिन एक गुहार लगा दी बी ने कि सर मैं 1,00,000 रुपए तो दे दूंगा, पर इसने मुझे कभी वादा किया था कि ये मुझे अपना घर किराए पे देगा। अगर मैं ये मान लीजिए ऐसा कोई सिचुएशन आ जाती है कि ए ने बी को ये बोला था कि अगर तुम मुझे 1,00,000 रुपए दे दोगे तो मैं अपना घर तुम्हें किराए पे दे दूंगा 6 महीने के लिए, मेरा ही बकाया है। ऑल्दो इट्स ट्रांजैक्शन, ऐसे ट्रांजैक्शंस होते नहीं है, पर करने को तो कर सकते हो, आप वादे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसने एक कंडीशन लगाई थी कि बी, जब भी मैं तुमसे पैसा मांगने आऊं तुम मुझे एक बारी में सारा पैसा अगर दे दोगे तो मैं तुम्हें अपने घर में 6 महीने का किराए पर रख लूंगा। ये मेरी तरफ से तुम्हें ऑफर है, बस तुम एक बारी में दे देना पैसा। अगर एक बारी में नहीं दोगे तो फिर ये ऑफर नहीं है, फिर ये प्रॉमिस मैं अपना तोड़ दूंगा। हम अभी प्रॉमिस की लीगैलिटी में नहीं जा रहे, हम आपको एक, मैं आपको एक चाह रहा हूं कि आइडिया समझें आप, जो कि अभी मैं काउंटर क्लेम में आपको समझा दूंगा। अब मान लीजिए ए ने बी पे केस कर दिया 1,00,000 रुपए लेने का, बी ने रिफ्यूज ही कर दिया था, तो बी ये कह रहा है कोर्ट को कि सर मेरी भी एक दरखास्त है, मैं भी कुछ मांगना चाहता हूं। कि बोलिए क्या मांगना चाहता हूं? तो प्लेंट के फॉर्म में लेके आएगा ना, ऐसे तो मांग नहीं लेगा, क्योंकि वो मांगने नहीं आया, मांगने तो ए आया है कोर्ट में। ए जो मांग रहा है उसको या तो मिलेगा या नहीं मिलेगा, बी सिर्फ डिफेंड करेगा। बी कुछ मांग नहीं सकता जब तक कि वो केस ना कर दे। जो केस करता है मांगने वो आता है, रिलीफ वो लेने आता है, उसको चाहिए पैसा ए को, बी को नहीं चाहिए। बी तो डिफेंड कर रहा है कि क्यों मुझे पैसा नहीं देना, क्यों आप जजमेंट मेरे पे मत थोपें, क्यों निर्णय मेरे खिलाफ ना आए। तो बी भी प्लेंट में ले आया कि साहब मैं चाहता हूं कि मैं, इसने बोला था 1,00,000 रुपए अगर मैंने एक साथ दिए, अगर आपने कल ऑर्डर कर दिया देने पड़ेंगे, तो इसमें अगर मैंने एक साथ पैसा दे दिया इसको, तो जनाब आप मेरी भी फिर दरखास्त ले लीजिए और मुझे इसके घर पे 6 महीने के किराए के लिए रखवा दीजिए। अब वो तो है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये है रिकवरी ऑफ मनी, रीपेमेंट ऑफ डेट। परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट विद रेस्पेक्ट टू गिविंग टेनेंसी टू वन, ट्रांजैक्शन ही बिल्कुल अलग है, नेचर ही बिल्कुल अलग है। अब आप क्या करेंगे जी? अब ऐसे में ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना कि क्या सेट ऑफ यहां काम करेगा। सेट ऑफ हमेशा पैसों के लेन देन पे काम करेगा। सेट ऑफ पैसे के अलावा कुछ भी हुआ तो काम नहीं करेगा।
पर आप कहेंगे भाई ट्रांजैक्शन तो सही है, बी तो सही मांग रहा है, यही तो ए ने बोला था कि 1 लाख रुपए अगर इकट्ठे दोगे तो मैं तुम्हें 6 महीने के किराए पे डाल दूंगा अपने घर में, और इसमें अगर जजमेंट आ गई तो 1 लाख रुपए इकट्ठे बी देगा। तो आप इसको भी तो लागू करवा दीजिए। अब मान लीजिए ए रेफ्यूज कर रहा है कि मैं तो तुम्हें नहीं डालूंगा किराए पे, तो बी फिर आएगा ना कोर्ट में, कोर्ट से दरखास्त करेगा कि सर मुझे जरा किराए पे ये मकान दिलवा दीजिए 6 महीने के लिए। तो कोर्ट कह रहा है कि सेट ऑफ नहीं होता इसमें। सेट ऑफ हमेशा किस चीज में होता है? पैसों पे, पैसों का लेन देन पे। मतलब ऑलवेज मनी विल बी एडजस्टेड इन सेट ऑफ। एंड देयर इज वन मोर सर्कमस्टेंस, एक और चीज जो आपको इसमें ध्यान रखनी वो ये है कि मान लीजिए ए ने बी से 1 लाख रुपए लेने हैं और हर अमाउंट जो ए ने बी को दी थी, सबका दिन, सबकी तारीख और अमाउंट, हर चीज की एक्नॉलेजमेंट और लिखा पढ़ी हुई है। मतलब सब कुछ लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंटेड है, अकाउंटेड है, सब दिख रहा है कि इस दिन इस डेट पे इस समय ये पैसा दिया गया है, दोनों ने एक्नॉलेजमेंट की हुई है। इसका मतलब पता चल रहा है कि भैया सारा मिला के 1 लाख रुपया बन रहा है। अब मान लीजिए बी को भी दिक्कत है ए से, लेकिन दिक्कत क्या है? ए ने कभी बी को कुछ ऐसा काम किया था जिसमें बी कॉम्पेंसेशन ले सकता है ए से। उदाहरण के तौर पे मैं आपको ये बता सकता हूं कि मान लीजिए उदाहरण के तौर पे कि बी जो है वो ए से कुछ कॉम्पेंसेशन लेना चाहता है, किसी हानि की अमाउंट रिकवर करना चाहता है। यह कैसे हो सकता है भाई? अगर ए ने मान लीजिए कभी कोई टॉर्ट किया हो बी पे, बी टॉर्ट समझते हैं ना आप? टॉर्ट अगर आपको समझना है तो एब्सोल्यूट लायबिलिटी और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की एक वीडियो है, उसमें जाके देख लीजिए। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी में काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं, ये कैसे डिफरेंशिएट होती है। उसमें मैंने शुरू में टॉर्ट क्या है उसकी चर्चा भी की हुई। टॉर्ट भी सिविल लॉ का ही ब्रांच है। तो मान लीजिए कभी ए ने बी को थप्पड़ मारा हो, या मान लीजिए धक्का मारा हो, बी गिर गया हो, उसको चोट लगी हो, तो इस चोट लगने पे जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस हुए और जो उसको मेंटल ट्रॉमा हुआ और जो भी उसको और हानि हुई, 3-4 दिन मान लीजिए वो काम करने नहीं गया, इन सब पे जितनी भी हानि हुई उस सब हानि को मिला के भी तो एक अमाउंट बनती है जो बी ए से रिकवर कर सकता है। अब बी कोर्ट में आ गया, बोल रहा है कि सुनिए जज साहब, मैं नहीं चाहता कि मैं ए के खिलाफ अलग से केस करूं ये कॉम्पेंसेशन लेने के लिए। ये जो हानि मुझे हुई, इसका नुकसान जो मुझे हुआ, इस नुकसान की भरपाई के लिए मैं नहीं चाहता अलग से केस हो, आप इसी केस में मुझे भी निस्तारण कर दीजिए। मतलब ए ने मुझसे 1 लाख रुपए लेने हैं, आप देख लीजिए कि ए ने मुझे कितना मारा और कितना नुकसान हुआ, मैं वो आपको प्रूव करता हूं, और ए ने फिर जितना देना होगा वो सेट ऑफ कर देंगे। मनी टू मनी तो हो रहा है भाई, पैसों का लेन देन तो बन गया ना यहां पर भी। तो कोर्ट समझा रही है बी को कि देखिए ये एक फैसिलिटेशन है, ये किसी भी चीज को रिप्लेस नहीं कर रही। मतलब मैं ये नहीं चाहता, ये लिखा हुआ है सेट ऑफ के प्रोविजन में, कि मैं ये नहीं चाहता, देखिए लेजिस्लेचर क्या बोलना चाह रहा है, कि मैं ये नहीं चाहता कि आप पैसों के लेन देन में अगर पैसा ही सिर्फ देख रहे हैं तो वो कैसा भी पैसा नहीं है। जरूरी है हमें समझना कि यहां पर पैसा स्पष्ट रूप से होना चाहिए, लेन देन जो हुआ है वो दिखना चाहिए। इसीलिए मैंने उदाहरण भी लेन देन वाला दिया आपको।
कि पैसा जो लेना है वो स्पष्ट दिखना चाहिए कि इतना ही पैसा है और इस दिन दिया गया था, तो मुझे दिलवा दीजिए। यहां तो नहीं दिख रहा, क्योंकि मैं फैसिलिटेट करना चाह रहा हूं। और आप अगर ये सिचुएशन ले आएंगे कि मुझे एविडेंस लेके आप पे कितना बकाया बनेगा इसका वो देखना पड़े, तो फिर तो ये सूट अलग ही दिशा में पहुंच जाएगा। फिर तो पता लगा मैं सिर्फ आप ही के सूट के डिस्कशंस कर रहा हूं, इनके सूट का तो कुछ बता ही नहीं, ए जो आया है। मैं यहां पर क्विकली आप दोनों के बीच में जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं पैसों की, जो एसर्टेन्ड सम है, एसर्टेन्ड मतलब जो क्लियर दिख रहा है पैसा, उनको फटाफट आइडेंटिफाई करके आपके बीच का जो बैलेंस है वो जिसका बनता है उसको दे दूंगा। मैं नहीं चाहता कि मैं यहां पर अननेसेसरी कोई भी सूट एंटरटेन करूं, तो बी को साफ मना कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि एसर्टेन्ड सम होना चाहिए, मतलब क्लियर एंड फिक्स्ड सम होना चाहिए जो बकाया हो। यहां पर क्लियर नहीं है, आप कह रहे हो कि आपको हानि हुई है तो जो नुकसान हुआ उसका भरपाई करिए, तो वो नुकसान मुझे पहले प्रूव करवाना पड़ेगा आपको, फिर मैं देखूंगा कि कितना नुकसान हुआ, क्या हुआ, कितना पैसा बनता है, वो फिर एंड में पैसा बनेगा, फिर जाके वो एसर्टेन होगा। तो ये एसर्टेन्ड सम नहीं है, ये एसर्टेनेबल सम है। और एसर्टेनेबल सम्स मतलब ये एसर्टेनेबल तो है, पता तो चली जाएगा कल कितना है, लेकिन ये अभी आपको नहीं पता कितना पैसा आपका बनता है। और उस चीज को मैं एंटरटेन नहीं करूंगा यहां पर, क्योंकि ये तो अननेसेसरी फिर अलग दिशा में सूट पहुंच जाएगा। मैं चाहता हूं क्विकली दोनों का निस्तारण इसी सूट में हो, और आप क्या चाह रहे हैं कि आप इसको बढ़ाते चले जा रहे हैं। इसीलिए इंग्रेडिएंट में लिखा अनएसर्टेन्ड सम। मैं आपको बहुत ही क्लासिक एग्जांपल दे रहा हूं यह समझने के लिए कि सेट ऑफ किस पर्टिकुलर डायमेंशन में काम करता है। बस ये 4-5 चीजें हैं तो सेट ऑफ होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब जरा इंग्रेडिएंट पढ़ के देख लीजिए अगर आपको ना समझ में आए तो। इंग्रेडिएंट मतलब जो भी प्रोविजन है, देखिए ऑर्डर 8 रूल 6 में ये प्रोविजन है। सीपीसी में जब आप ऑर्डर 8 पे जाएंगे तो रूल 6 में सेट ऑफ का प्रोविजन दिया गया है। और सेट ऑफ के प्रोविजन में क्या लिखा है? वेयर इन अ सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी। मैंने आपको एग्जाम्पल में वही तथ्य दिए हैं जो आपको समझ में आ जाए एक बारी में। रिकवरी ऑफ मनी का सूट क्या होता है? जब पैसे दिए गए हों और वो वापस लेने हों। तो आप जब कोर्ट जाते हैं तो जिस सिविल प्रोसीडिंग को स्टार्ट करते हैं उसका नाम है रिकवरी ऑफ मनी, मतलब पैसा वापस लेने की प्रक्रिया। रिकवरी ऑफ मनी, ये रिलीफ है आपका, ये पहला इंग्रेडिएंट। अगर रिकवरी ऑफ मनी का सूट नहीं है, और मनी आप तभी रिकवर करेंगे ना जब मनी ड्यू होगी, एसर्टेन्ड होगी, जब पता होगा क्या पैसा चाहिए। अगर आपको पता ही नहीं क्या पैसा चाहिए तो रिकवरी ऑफ मनी किस बात की? जब आपको पता ही नहीं क्या मनी है, कितनी मनी है, तो किस बात की रिकवरी करने गए हैं? रिकवरी भी तो तभी कर पाएंगे ना जब आपको पैसों के फिक्स्ड अमाउंट की जानकारी होगी, मतलब कितना पैसा बकाया है ये पहले से पता होगा, तभी आप उसको रिकवर करेंगे। इतना गया था जी, ये वापस करवा दीजिए। मैंने इसको 12 लाख दिए थे, इससे 12 लाख मुझे वापस चाहिए। मैंने उसको 15 लाख दिए थे, मुझे 15 लाख रुपए वापस चाहिए। मैंने 10,000 दिए थे, 10,000 मुझे वापस चाहिए। आप कोर्ट में क्या जाके क्या बोलेंगे? मुझे इससे कुछ पैसे चाहिए, दिलवा दीजिए। कितने चाहिए, क्या चाहिए, क्यों चाहिए? दिए थे? नहीं, मेरे को चाहिए बस। ये देने योग्य है, मुझे दे नहीं रहा है, तो कोर्ट से भगा देगा कि तुम्हारा कोई राइट इन्फ्रिंज हुआ है, निकलो। आ रही है ना बात समझ? तो पहला इंग्रेडिएंट यही आ गया, वेयर इन अ सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी। एंड इन अ सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी, दैट मीन्स देयर मस्ट बी अ सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी पेंडिंग। इन अ सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी, एक रिकवरी ऑफ मनी का सूट होगा, पेंडिंग होगा, जिसमें इन द डिफेंडेंट क्लेम्स, जिसमें डिफेंडेंट जो होता है, अभी मैंने समझा दिया डिफेंडेंट क्या होता है। डिफेंडेंट क्लेम्स टू सेट ऑफ अगेंस्ट द प्लेंटिफ्स डिमांड। जो भी प्लेंटिफ की डिमांड है, आपको पता है प्लेंटिफ क्या होता है? प्लेंटिफ की डिमांड के अगेंस्ट एनी एसर्टेन्ड सम। एसर्टेन्ड, एसर्टेन्ड मतलब क्लियर एंड फिक्स्ड सम। क्लियर एंड फिक्स्ड सम ऑफ मनी, सिर्फ मनी, बस यही मांग सकते हो आप, क्लियर एंड फिक्स्ड सम ऑफ मनी।
साफ साफ दिख रहा हो कि इतना पैसा चाहिए और फिक्स्ड अमाउंट दिख रही हो, फ्लक्चुएटेड अमाउंट ना हो, जो ऐसी अमाउंट ना हो कि वो सर मुझे इससे चाहिए तो सही, लेकिन वो मतलब हमने ऐसा डिसाइड किया था कि जो इससे मुझे मिलना है पैसा वो होगा जो उस दिन का सोने का भाव होगा, या फिर उस दिन का जो सेंसेक्स का जो शेयर हो, जो सेंसेक्स की जो उस वक्त जो भी होता होगा, जो आज की वैल्यू है, जो या फिर एमआरएफ टायर के जो शेयर की वैल्यू होगी उसके हिसाब से होगा। इतना कौन दिमाग लगाने बैठेगा भाई कि उसकी एक परसेंटेज होगी तो उसमें जो डिमिनिशिंग वैल्यू होगी, और दुनिया जहान के टेक्निकल टर्म्स यूज कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं कितना पैसा देना है। ये कौन से फॉर्मूले लेके आ गए हमारे सामने? क्लियर और फिक्स टर्म लेके आओ, फिक्स सम, सॉरी नॉट टर्म, फिक्स सम लेके आइए। क्लियर क्लियर बताइए कितना है और क्या है अमाउंट, बस वो लिख दीजिए। एनी ascertained sum of money legally recoverable by him। देखो कितने सारे इंग्रेडिएंट्स निकल रहे हैं भर भर के। लीगली रिकवरेबल, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। लीगली रिकवरेबल बाय हिम मतलब जो कानूनी या कानून के अनुसार उससे लिया जा सकता हो, कानून के अनुसार उससे लिया जा सकता हो। मतलब अगर कानूनी तरीके से उसको ना लिया जा सकता हो, ऐसी रेमेडी ना हो, तो आप अब उससे सेट ऑफ नहीं करा सकते। मतलब जो ए और बी के बीच में बी जब सूट लेके आएगा कि मेरा भी कुछ बकाया है, तो जो भी ए को देना है वो कानूनी रूप से उससे लिया जा सकता हो। इसमें आ जाता है रोल लिमिटेशन एक्ट का, क्योंकि लिमिटेशन एक्ट ये कहता है कि अगर आप वक्त पर आ जाते हैं पैसा लेने, या फिर कोई भी आपका राइट इन्फ्रिंज हुआ है, अगर आप वक्त पर कोर्ट आ जाते हैं तो आपको रेमेडी मिलेगी, तब आपको रिलीफ मिलेगा, नहीं तो आपकी रेमेडी भी खत्म। मतलब आप कोर्ट आपको रिलीफ नहीं देगा अगर आप वक्त पे आ गए तो। अब आप पूछेंगे कितना वक्त, तो वो लिमिटेशन एक्ट में लिखा हुआ है शेड्यूल में कि कितना वक्त किसके लिए मिला है आपको। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि कभी भी उठ के कोर्ट चले जा सकते हैं हम। क्रिमिनल में अलाउड है, वहां भी 3 साल तक की एक लिमिटेशन है, पर सिविल में तो अलाउड ऐसे है ही नहीं। सिविल में तो आपको लिमिटेशन देखना ही पड़ेगा, इसीलिए पूरा लिमिटेशन एक्ट बना दिया गया है। जो सिविल क्रिमिनल लगता दोनों पे है, लेकिन सब्सटैंशियली काम सिविल के लिए ही करता है, क्योंकि वहां पीछे शेड्यूल में देख लीजिए सारे के सारे सूट्स की बात ही कर रहे हैं। क्योंकि लिमिटेशन जहां तक क्रिमिनल का सवाल है, वहां पर एक डिफरेंट चैप्टर सीआरपीसी में दिया गया है। वो सिर्फ कुछ अपील्स और एसएलपीज के लिए क्रिमिनल में भी वहां पर एक सिचुएशन है, दैट्स इट। अदरवाइज वो सिविल का ही है लिमिटेशन एक्ट। इसीलिए आप सिविल लॉ में ही पढ़ते हैं लिमिटेशन एक्ट को, इसीलिए वो सिलेबस भी सिविल लॉ के पार्ट में ही आता है। क्या ये बात क्लियर हुई सबको? तो क्या एक और कंडीशन लगा दी, लीगली रिकवरेबल मतलब लिमिटेशन से बार्ड ना हो। एक हो गया पेंडिंग अ सूट ऑफ रिकवरी ऑफ मनी, एक ये इंग्रेडिएंट है आपका, इस पे चर्चा करेंगे आप। फिर डिफेंडेंट क्लेम्स टू सेट ऑफ अगेंस्ट द प्लेंटिफ डिमांड एनी एसर्टेन्ड सम, सेकंड। फिर इस पे चर्चा करेंगे क्या होता है इसका मतलब। लीगली रिकवरेबल, थर्ड। फिर इस पे चर्चा करेंगे कि लीगली रिकवरेबल का मतलब क्या होता है। जब व्हाट इज सेट ऑफ के बारे में क्वेश्चन आएगा तो इन सब चीजों पे तो चर्चा करनी पड़ेगी आपको बताने के लिए कि इसका क्या मतलब है, सेट ऑफ कैसे क्लेम होता है। फ्रॉम द प्लेंटिफ नॉट एक्सीडिंग द पेक्यूनरी लिमिट्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, ये फोर्थ हो गया। ये तो ऑब्वियस है भाई, जिस कोर्ट में आप पैसा मांग रहे हैं, सेट ऑफ करवाना चाहते हैं, मतलब जो बी है जो पैसा मांग रहा है, वो ये भी देख के आए ना उस कोर्ट पे कि कितना पैसा मैं मांग सकता हूं इस कोर्ट में। हर कोर्ट की एक पेक्यूनरी मतलब एक इन द टर्म्स ऑफ मनी लिमिट होती है कि ये इतने वैल्यू तक का ही केस ले सकते हैं, इसके ऊपर किसी और कोर्ट में जाएगा। तो मान लीजिए जो मैंने एग्जाम्पल लिया था, अगर उसमें 1 लाख रुपए अगर उसमें 1 लाख रुपए ए को चाहिए और 170 बी को चाहिए,
और कोर्ट की जुरिस्डिक्शन जो पेक्यूनरी है वो 1.5 लाख तक की है, तो 1.70 वो नहीं मांग पाएगा, क्योंकि कोर्ट 1.70 का सूट ले ही नहीं सकती। अभी लिखा है ना, पेक्यूनरी नॉट एक्सीडिंग द पेक्यूनरी लिमिट्स ऑफ पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, पेक्यूनरी लिमिट्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट। पेक्यूनरी लिमिट्स जो हैं उससे एक्सीड नहीं करना चाहिए उसका क्लेम। उसका क्लेम क्या है? 1,70,000। अब आप कहेंगे सर क्लेम तो 70,000 का ही बचेगा, यही बोलेंगे ना कि 1 लाख वो मांग रहा है, 1.70 ये मांग रहा है, पर दोनों को अगर माइनस कर दिया जाए तो 70,000 का ही क्लेम बचता है कि 70,000 रुपये ही मांग रहा होगा। 70,000 रुपये तो बैलेंस है, क्लेम तो 1,70,000 का है ना। देखिए यही सीपीसी में कोई भी टॉपिक मैं आपको चैनल के माध्यम से डिस्कस करना चाहूंगा, इतनी डायमेंशंस, अभी तो मैं बहुत क्विकली कर रहा हूं, ये एक एक पॉइंट पे मैं कम से कम 3-3, 4-4 घंटा बिताता हूं, तब जाके वो उसको एग्जॉस्टिवली एक अपना डायमेंशन मिलता है। तो समझिए इस बात को कि क्लेम 1.70 का ही है, वो तो हम माइनस करेंगे इसलिए सेट ऑफ करवा रहे, लेकिन जुरिस्डिक्शन से अगर ऊपर हो गया आपका अमाउंट तो हम एंटरटेन नहीं करेंगे। ज्यादा से ज्यादा कोर्ट 1.5 लाख रुपए तक का जजमेंट क्लेम ले सकती है, तो आप या तो 20,000 रुपए छोड़ दीजिए या फिर अब दूसरे कोर्ट में चले जाइए और अब केस दूसरी जगह ही होगा। मतलब यहां पर सेट ऑफ का आपको जो इवेंट है वो नहीं मिल रहा है, अब आप दूसरी कोर्ट में जाके दूसरा केस ही करेंगे, फिर बी ए के खिलाफ किसी और कोर्ट में 1,70,000 रुपए का केस करेगा। एक एक बात क्या क्या चीजें करवा रही है उसका एक एस्पेक्ट है। एंड बोथ पार्टीज फिल द सेम कैरेक्टर एज दे फिल इन द प्लेंटिफ सूट। दैट मीन्स जैसे मैंने शुरुआत ही क्या करी थी कि एक दूसरे को उधार देते हैं, इसका मतलब एक डेटर एक क्रेडिटर। ए ने बी को उधार दिया तो ए क्रेडिटर बी डेटर, बी ने ए को उधार दिया बी क्रेडिटर ए डेटर। इसका मतलब दोनों डेटर दोनों क्रेडिटर दोनों एक ही कैरेक्टर में है, मतलब एक ही जैसा एक्ट करते हैं, ट्रांजैक्शंस ऑलमोस्ट एक ही जैसी हैं, कुछ अलग नहीं। अगर ऐसा है तो ठीक है, ये बोथ पार्टीज फिल द सेम कैरेक्टर इज योर 5th इंग्रेडिएंट। 5 बातें जिनको आप ध्यान रख लेंगे तो सेट ऑफ बनेगा। आगे क्या बोल रहा है? द डिफेंडेंट में एट द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द सूट, फर्स्ट हियरिंग ऑफ द सूट बोला जाता है जब रिटन स्टेटमेंट आता है, फर्स्ट जब बी रिटन स्टेटमेंट लेके आएगा दैट इज नोन एज द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द सूट। द डिफेंडेंट में मतलब बी में एट द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द सूट, जब वो रिटन स्टेटमेंट लेके आए, बट नॉट आफ्टरवर्ड, उसके बाद नहीं, अनलेस परमिटेड बाय द कोर्ट, उसके बाद अगर चाहता है तो कोर्ट परमिट करे, प्रेजेंट्स अ रिटन स्टेटमेंट, एक रिटन स्टेटमेंट लेके आए कंटेनिंग द पर्टिकुलर्स ऑफ द डेट सॉट टू बी सेट ऑफ। आ गया ना वर्ड डेट, क्योंकि यहां पर डेट्स ही सेट ऑफ होते हैं, सेट ऑफ हमेशा डेट्स को ही किया जाता है। जब आप एक दूसरे से पैसा लेते हैं तभी आप एक कैरेक्टर में फिल होंगे और ये डेट्स होते हैं, इन डेट्स को ही सेट ऑफ किया जा सकता है। अगर आपका कुछ और क्लेम है, मान लीजिए आप कॉम्पेंसेशन लेने आ रहे हैं उनसे, तो कॉम्पेंसेशन भले ही मनी टर्म्स में आता हो लेकिन वो डेट नहीं होता, कॉम्पेंसेशन कोई डेट नहीं है। अब मान लीजिए आप मेंटेनेंस क्लेम करने आ जाए तो मेंटेनेंस कोई डेट नहीं है। आप बोले कि हस्बैंड आ गया बीवी के खिलाफ कि मैंने इसको 50,000 रुपए दिए थे कि मुझे वापस मिले, बीवी हस्बैंड के खिलाफ केस करना चाह रही है, उसी में सेट ऑफ करना चाह रही है कि मुझे फिर इससे मेंटेनेंस दिलवाओ 20,000 रुपए की। वो डेट नहीं है, वो एक्शनेबल क्लेम है लेकिन डेट नहीं है। अब एक्शनेबल क्लेम क्या होता है? टीपीए। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, अगर आप ये समझ रहे हैं कि सीपीसी पढ़ना है तरीके से, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और टीपीए और जो भी उससे एलीड कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको हमेशा ढंग से करिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। एटलीस्ट जो बेसिक चीजें हैं उसमें वो तो आपको अच्छे से आनी ही चाहिए। इतनी ही जानकारी बहुत है कि आपको एक्शनेबल क्लेम क्या है, गिफ्ट क्या है, मॉर्गेज क्या है, लीज क्या है, विल क्या है, सेल किसको बोलते हैं, इन सब के डिफरेंसेस पता रहें, इनके न्यूएंसेस पता रहें, ये भी आपके लिए बहुत है अगर आप ये कर सकते हैं तो।
क्लियर है? तो क्या होगा, डिफेंडेंट को अलाउ किया गया है कि जब वो अपना रिटन स्टेटमेंट लेके आए, फर्स्ट हियरिंग रिटन स्टेटमेंट, जब वो आपका रिटन स्टेटमेंट लेके आए तो रिटन स्टेटमेंट में इस डेट के पर्टिकुलर्स भी लेके आए, मतलब जो आपका डेट है उसके बारे में भी जानकारी रिटन स्टेटमेंट में लिख दो। अब रिटन स्टेटमेंट में तो आप रिप्लाई कर रहे हैं प्लेंट के तथ्यों का कि ऐसा है कि नहीं, तो उसमें इसको क्या आगे ऐड कर दोगे? इसमें होता यह है कि आप अलग से एक डॉक्यूमेंट ले आते हैं रिटन स्टेटमेंट के साथ ही कि ये मेरा प्लेंट है जी, मुझे भी कुछ पैसा चाहिए, वो मुझे दिलवा दें। अब ये पैसे को हम एडजस्ट करके जिसका बैलेंस जो बनता है उसके ऊपर जजमेंट थोपते हैं। इसको बोलते हैं सेट ऑफ, बहुत ही लिमिटेड परव्यू में है। ठीक है जी, इसको आप भले ही 6th इंग्रेडिएंट बना दीजिए, लेकिन है नहीं ये इंग्रेडिएंट, ये तो सिर्फ तरीका बताया कि रिटन स्टेटमेंट में लाना है आपने एट द फर्स्ट हियरिंग। ये 5 चीजें हैं जो आपको मेनली प्रूव करनी होती हैं। फर्स्ट, पेंडेंसी ऑफ अ सूट ऑफ रिकवरी ऑफ मनी, फर्स्ट। Second, there must be an ascertained sum in that is demanded by the defendant. Third, it should be legally recoverable. Fourth, it should always confine to the pecuniary limits of the court. Fifth, that both the parties must fill the same character. तो ये 5 चीजें, भले मैं अंग्रेजी में बोल गया लेकिन आपको बात तो समझ में आ गई कि पहला कि सूट जो है वो पेंडिंग होना चाहिए, चल रहा हो रिकवरी ऑफ मनी का जिसमें आप पैसा लेने आए हैं। दूसरा, एक फिक्स्ड सम होना चाहिए। तीसरा, लिमिटेशन एक्ट से बार्ड नहीं होना चाहिए। चौथा, कोर्ट का जो पेक्यूनियरी मतलब पैसों का जो उसका लिमिट है, जो जुरिस्डिक्शन है पैसों वाली, उसमें रहना चाहिए। और पांचवा कि वो दोनों पार्टीज का कैरेक्टर सेम होना चाहिए। कैरेक्टर मतलब जो दोनों एक दूसरे से लेन देन पैसों का करते हो, यही उनका कैरेक्टर हो। इसके अलावा कुछ भी ट्रांजैक्शन हुआ, इसके अलावा कोई और एस्पेक्ट हुआ, हम सेट ऑफ में उसको अलाउ नहीं करते। दिस इज द एस्पेक्ट ऑफ सेट ऑफ। क्या ये बात समझ में आई सबको? अब थोड़ी सी चर्चा हम करते हैं काउंटर क्लेम की। देखिए, जब पैसों से पैसों का एडजस्टमेंट करना हो कि मैंने कुछ आपको दिया है और आपने कुछ मुझे दिया है, आप मुझसे मांग रहे हैं तो मैं आपसे मांग रहा हूं, तो जो बैलेंस होगा वो मुझे मिल जाएगा। अगर सिर्फ इतना ही बात है तो अगर आप रूल 6 के इंग्रेडिएंट्स में फॉल कर जाते हैं, मतलब रूल 6 में जो बातें लिखी हैं उसके हिसाब से अगर आप सही आ जाते हैं कोर्ट में, भाई लीगली रिकवरेबल, एसर्टेन्ड सम, ये सब बातें जो 5 चीजें हमने पढ़ी, अगर वो सारी चीजें हो जाती हैं तो कोर्ट आपको सेट ऑफ करने के लिए अलाउ कर देगा। तो बिल्कुल बात ठीक है। पर कभी कभार ऐसा भी होता है सिचुएशन जिसमें, और ये हर जगह अप्लाइड नहीं है, भले ही इसके जो टर्म्स हैं, जो वर्ड्स हैं ना, बड़े एक्सपेंसिव से लगते हैं काउंटर क्लेम के, पर ये ऐसे नहीं यूज होता। काउंटर क्लेम को यूज करने के लिए आपको देखना पड़ता है कि जो पार्टीज हैं, पहली बात, वो किसी ना किसी ऐसे ट्रांजैक्शन में हैं जिनमें वो एक दूसरे पे कुछ क्रॉस क्लेम्स कर सकती हैं, भले ही उसमें पैसा ना हो, कुछ और हो। ज्यादातर ये कॉन्ट्रैक्ट में यूज होता है। जब आप संविदा करते हैं, संविदा में दोनों पार्टीज को राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होती हैं, मतलब तभी उसको बोला जाता है म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट्स म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। क्यों बोला जाता है ऐसा? ऐसा इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इससे दोनों पार्टीज में राइट्स और दोनों पार्टीज में ड्यूटीज आती हैं, और दोनों पार्टीज के पास रिलीफ्स भी अलग अलग हैं। वो क्या डिपेंड करती हैं? वो इस पे डिपेंड करती हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या रिलीफ्स दी गई हैं, क्या क्या हक दिए गए हैं, और प्लस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्लस स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, इन दोनों को पढ़ के जो भी रिलीफ्स निकलती हैं कॉन्ट्रैक्ट में से, इनको देखना पड़ता है। ऐसे ही बहुत सारे और भी कानून हैं जिनमें ऐसे पार्टीज कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स में होते हैं, भले ही वो कमर्शियल रिलेशनशिप्स हों या फिर वो कोई मैरिटल रिलेशनशिप्स हों, वो ऐसे रिलेशनशिप्स में होते हैं जिसमें एक दूसरे के साथ म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज होती हैं, मतलब दोनों के हक, दोनों की ड्यूटियां। ऐसे में काउंटर क्लेम काम करता है। ये कुछ भी हर जगह यूज होने वाली चीज नहीं है। सेट ऑफ तो बहुत लिमिटेड थी, आपने देख लिया, सिर्फ पैसों से पैसा, और आप दोनों एक दूसरे को पैसा देते हैं, दोनों लेनदार देनदार दोनों हैं। यहां पर कैसे काम करेगा? यहां पर काम करने के लिए, काउंटर क्लेम को काम करने के लिए, आप ऐसे रिलेशनशिप में हो जिसमें म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होते हैं।
तो आप एक दूसरे को उस रिलेशनशिप में जो भी आपके राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हैं उसके अनुसार जो भी आपका हक है वो मांग सकते हैं। पैसा होता तो सेट ऑफ, पैसों के अलावा कुछ भी है तो काउंटर क्लेम। बहुत ही स्पष्ट मैं आपको ये जो फर्क है वो समझा दे रहा हूं। सेट ऑफ का तो इंग्रेडिएंट आप पढ़ ही चुके हैं, काउंटर क्लेम का इंग्रेडिएंट पढ़ के अभी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहां पर वर्ड्स बिल्कुल अलग हैं। देखिए रूल 6A में काउंटर क्लेम के बारे में लिखा है, काउंटर क्लेम भी डिफेंडेंट ही लेता है। तो देखा जाए तो दोनों में क्या सिमिलैरिटीज है, सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम कैन ओनली बी टेकन बाय डिफेंडेंट्स, टेकन बाय डिफेंडेंट। देखिए अभी सेट ऑफ में भी बहुत सारी बातें और बहुत इलैबोरेट चर्चा हो सकती है, मैं जितना संक्षिप्त में आपको सही बात बता सकूं उतना मैं प्रयास कर रहा हूं। सेट ऑफ और काउंटर क्लेम का इंटरफेस ये है कि दोनों, मतलब दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि दोनों ही जो है वो डिफेंडेंट लेता है। प्लेंटिफ सेट ऑफ और काउंटर क्लेम क्यों ही लेगा, आपने आइडिया तो समझ ही लिया। पर बताने के लिए दूसरी उसमें सिमिलैरिटी ये है दोनों में कि ये रिटन स्टेटमेंट के साथ लिए जाते हैं। मतलब जब प्लेंटिफ आएगा, प्लेंटिफ के प्लेंट पे जब रिप्लाई जाएगा तो रिप्लाई के साथ ही काउंटर क्लेम और सेट ऑफ लाए जाते हैं, उसके बाद नहीं। इतनी बात समझ में आती है। अब सेट ऑफ कैसे लिया जाता है ये हम समझ चुके हैं, काउंटर क्लेम कैसे लिया जाता है ये जरा और समझ लीजिए। अ डिफेंडेंट इन अ सूट में, इन अ सूट फिर से लिखा जा रहा है इन अ सूट, पर क्या ये लिख रहा है इन अ सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी? इसका मतलब ये सूट कैसा भी हो सकता है, क्योंकि यहां खाली क्या लिखा है इन अ सूट, और सेट ऑफ में क्या लिखा था, देखो डिफरेंस मैं आपको अभी दिखाना शुरू कर दूंगा। सेट ऑफ में क्या लिखा था, इन अ सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी। तो लीगल सेट ऑफ में सिर्फ सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी ही हो सकता है, मतलब सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी में ही सेट ऑफ हो सकता है। काउंटर क्लेम किसी भी सूट में ले सकते हैं। पहला डिफरेंस आपके सामने। इन एडिशन टू हिज राइट ऑफ प्लीडिंग अ सेट ऑफ अंडर रूल 6, मतलब अगर आप सेट ऑफ भी ले सकते हैं तो सेट ऑफ भी ले लीजिए, लेकिन सेट ऑफ लेने के लिए क्या करना होगा, तब ये सूट जो है रिकवरी ऑफ मनी का होना होगा। अगर ये सूट रिकवरी ऑफ मनी का नहीं हुआ तो आप सेट ऑफ नहीं ले सकते, अगर आपका कोई सेट ऑफ है तो। सेट ऑफ लेना है तो रूल 6 की बातें पूरी करनी होंगी, काउंटर क्लेम लेना है तो आप ये बातों को ध्यान रखें। लेकिन मान लीजिए सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी है और उसमें आप सेट ऑफ भी लेना चाहते हैं और काउंटर क्लेम भी लेना चाहते हैं तो वो पॉसिबल है। सेट ऑफ, अब क्वेश्चन आ सकता है कैन प्री में, can set off and counter claim be asked in the single suit by defendant? Can set off or counter claim be asked in the single suit by defendant? That means in the same suit can you ask both the things? Yes, लिखा हुआ है in addition to his right of pleading a set off under rule 6. That means in any suit set off and counter claim may be asked simultaneously. दोनों को आप साथ में मांग सकते हैं। सेटअप बाय वे ऑफ काउंटर क्लेम अगेंस्ट द क्लेम ऑफ द प्लेंटिफ, प्लेंटिफ के क्लेम के अगेंस्ट एनी राइट और क्लेम। क्या लिखा है ये, एनी राइट और क्लेम। सेट ऑफ में क्या लिखा है, डिफेंडेंट क्लेम्स टू सेट ऑफ अगेंस्ट द प्लेंटिफ डिमांड एनी एसर्टेन्ड सम ऑफ मनी। यहां पर बोला है कि सिर्फ पैसा ले सकते हो, और वहां पे क्या लिखा है, सेकंड डिफरेंस है ये आपका, वहां पर क्या लिखा है एनी राइट और क्लेम। सेट ऑफ में सिर्फ मनी है, यहां पर मनी के अलावा भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी क्लेम हो सकता है। अब वो क्लेम ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो, या क्लेम ऑफ रिटर्न ऑफ एडवांस मनी हो, या क्लेम ऑफ रिटर्न ऑफ अर्नेस्ट मनी हो, या क्लेम ऑफ ओपनिंग बैंक अकाउंट हो, कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग that is a relief that can be sought in any law can be asked in counter claim, but if it is money, set off। दूसरा डिफरेंस आपके सामने है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको प्रोविजन पढ़ा रहा हूं और डिफरेंसेस दिखा रहा हूं अपने आप ही। सिमिलैरिटी आप देख ही चुके हैं। एनी राइट और क्लेम इन रेस्पेक्ट ऑफ अ कॉज ऑफ एक्शन
accruing to the defendant against the plaintiff either before or after the filing of the suit, but before the defendant has delivered his defense. और ये राइट और क्लेम कब आया हो? ये राइट और क्लेम या तो सूट जो प्लेंटिफ लाया सूट के बाद आया हो या उससे पहले आ गया हो। देखिए बहुत आराम से पढ़ने वाले कॉन्सेप्ट्स हैं ये, मैं बस ट्राई कर रहा हूं कि आपको थोड़ा क्विकली मिल जाए कोई चीज। तो कैसे आया हो? या तो प्लेंटिफ ने जब सूट फाइल किया उसके बाद आया या उससे पहले आया, पर उसकी लिमिट क्या है? अगर बाद आया सूट फाइल होने के तो डिफेंडेंट हैज डिलीवर्ड हिज डिफेंस। जब तक जब डिफेंडेंट हैज डिलीवर्ड हिज डिफेंस मतलब जब तक डिफेंस ऑफ डिफेंडेंट ना पूरा हो जाए, कंक्लूड ना हो जाए, तब तक अगर कोई क्लेम आ सकता है तो ले आए। जबकि वहां तो साफ मना कर दिया, वहां बोल रहे हैं कि कोई लीगली एसर्टेन्ड सम हो तो ले आओ। एसर्टेन्ड अमाउंट हमेशा सूट से पहले ही देखी जाएगी सेट ऑफ में, और यहां पर यही डिफरेंस है, ये थर्ड डिफरेंस है। और बिफोर द टाइम लिमिटेड फॉर डिलीवरिंग हिज डिफेंस हैज एक्सपायर्ड। खैर इन सब चीजों में अगर जाएंगे तो बहुत इलैबोरेट डिस्कशन है। वेदर सच काउंटर क्लेम इज इन द नेचर ऑफ क्लेम ऑफ डैमेजेस और नॉट। वेदर सच काउंटर क्लेम इज द नेचर ऑफ क्लेम ऑफ डैमेजेस और नॉट, दैट मीन्स यहां पर एक और क्या चीज हो गई, हो सकता है कि आप डैमेजेस मांग रहे हो। जो मैंने एग्जाम्पल अभी दिया था आपको सेट ऑफ में कि बी ये क्लेम कर रहा है कि ए ने उसको थप्पड़ मारा था और वो गिर गया था तो उसका नुकसान हुआ, उस नुकसान की भरपाई करनी है। वो नुकसान की भरपाई आपको एसर्टेन करनी पड़ेगी ना, कितनी है, कितना पैसा बनता है वो देखना पड़ेगा। एसर्टेन्ड तो नहीं है ऑलमोस्ट, मतलब आपको पता तो नहीं है कितना पैसा है, तो सेट ऑफ तो नहीं मिल सकता, लेकिन उसका काउंटर क्लेम बन सकता है। काउंटर क्लेम आपको एक्सपेंसिव होराइजन्स देता है, मतलब बहुत ब्रॉड परव्यू देता है। एनी राइट और क्लेम, ये देख रहे हैं ना। एंड वेदर सच काउंटर क्लेम इज इन द नेचर ऑफ क्लेम फॉर डैमेजेस और नॉट, मतलब डैमेजेस भी मांग सकते हो, डैमेजेस ना भी हो तो भी जा सकते हो काउंटर क्लेम लेके, प्रोवाइडेड दैट सच काउंटर क्लेम शैल नॉट एक्सीड द पेक्यूनियरी लिमिट्स ऑफ जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट। ये थर्ड सिमिलैरिटी है, थर्ड सिमिलैरिटी बिटवीन सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम, बोथ मस्ट नॉट एक्सीड द पेक्यूनियरी लिमिट्स ऑफ द कोर्ट। फर्स्ट सिमिलैरिटी, दे कैन ओनली बी टेकन बाय डिफेंडेंट, ये फर्स्ट सिमिलैरिटी है आपकी, डिफेंडेंट ही लेता है। सेकेंड, इट कैन ओनली बी टेकन इन रिटन स्टेटमेंट। थर्ड, इट कैन नॉट एक्सीड द पेक्यूनियरी लिमिट्स ऑफ द कोर्ट। फोर्थ सिमिलैरिटी जो मैं आपको बता दूं, सेट ऑफ और काउंटर क्लेम में, ऑल्दो मैं डिफरेंसेस बताने की सोच रहा था लेकिन सिमिलैरिटीज भी आप सुन लीजिए। सेट ऑफ और काउंटर क्लेम में दोनों में जो क्लेम आप रिकवर करना चाहते हैं वो लीगली ही रिकवरेबल होना चाहिए, मतलब नॉट बार्ड बाय लिमिटेशन। ये फोर्थ सिमिलैरिटी, और डिफरेंस आपके सामने देख लो। यहां इनर सूट लिखा है, वहां इनर सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी, वहां पर्टिकुलर, यहां जनरल। यहां एनी राइट और क्लेम है और वहां पर सिर्फ एसर्टेन्ड सम, दैट्स इट। यहां पर डैमेजेस या कुछ और भी ले सकते हैं, मतलब बहुत ब्रॉड हैराइजन है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ आप पैसा ही ले सकते हैं, वो भी एसर्टेन्ड। वहां पर पार्टीज हैज टू फिल इन सेम कैरेक्टर, हियर द पार्टीज मस्ट मे और मे नॉट फिल इन सेम कैरेक्टर। देयर द राइट मस्ट एक्रू बिफोर द सूट इज इंस्टीट्यूटेड बाय द प्लेंटिफ, हियर द राइट मे अक्रू टिल द डिफेंस of the defendant is concluded। बिल्कुल स्पष्ट चार आपको डिफरेंसेस पेटेंट दिख रहे हैं। अब अगर हम फॉर्मेलिटी के लिए चाहें तो डिफरेंसेस देख लें आगे क्या हैं। और देखिए, द पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज फर्स्ट ऑफ ऑल नेचर, सेट ऑफ इज स्टैट्यूटरी डिफेंस एंड काउंटर क्लेम इज अ क्रॉस एक्शन इनिशिएटेड बाय डिफेंडेंट। है तो दोनों ही क्रॉस एक्शंस, दोनों ही क्रॉस सूट्स माने जाते हैं, क्योंकि आप उसी सूट में एक क्रॉस सूट लेके आते हैं, मतलब एक अगेंस्ट उसके सूट लेके आते हैं, दोनों ही क्रॉस सूट्स माने जाते हैं। तो वो तो बात ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर
जनरली क्या देखा गया है कि सेट ऑफ जो है वो बहुत लिमिटेड है और स्टैट्यूट में प्रोवाइड है कि ऐसे ही ये डिफेंस ले सकते हैं, और काउंटर क्लेम जो है वो बहुत एक्सपेंसिव है, अनलिमिटेड है, लिमिटलेस है, बहुत सारी चीजें उसमें आ सकती हैं। Basis must be an ascertained sum or arise from the same transaction as the plaintiff's claim, not required to arise from the same transaction। क्योंकि काउंटर क्लेम जो है बहुत ब्रॉड है, बड़ा बहुत कुछ बातें उसमें हो सकती हैं, बहुत कुछ चीजें आप डिमांड कर सकते हैं। फिर सेट ऑफ जो है वो डिफेंस अगेंस्ट प्लेंटिफ क्लेम है। सेट ऑफ जो होता है वो एक डिफेंस की तरह ही लिया जाता है, और काउंटर क्लेम जो होता है वो एक ऑफेंसिव मेजर होता है। मतलब आप अपना क्लेम डिफेंस की तरह नहीं ले रहे, आप उस पर प्रहार करने के लिए ये क्रॉस सूट कर रहे हैं। दिस इज प्लीडेड इन द रिटन स्टेटमेंट, ट्रीटेड एज अ सेपरेट क्लेम, ऑल्दो इट इज सेड दैट ट्रीटेड एज अ सेपरेट क्लेम, बट ये प्लीडेड रिटन स्टेटमेंट में ही होता है। रिटन स्टेटमेंट के साथ ही एक ढंग से प्लेंट बना के लाया जाता है। इसमें भी फॉर्मेलिटी के रूप में तो इसमें भी यही किया जाता है, सेट ऑफ में भी, पर ये एक थियोरेटिकल डिफरेंस है जो हम यहाँ पर देख रहे हैं। जनरली कैनॉट एक्सीड द प्लेंटिफ्स क्लेम, ऐसा नहीं है, पर थियोरेटिकल डिफरेंस है। कैन एक्सीड द प्लेंटिफ्स क्लेम, आप प्लेंटिफ का जो क्लेम है उससे एक्सीड कर सकते हो, यहां पर भी अगर चाहो तो कर सकते हो। जनरली लिखा हुआ है, इसीलिए डिफरेंस देखिए। जनरली कैनॉट एक्सीड मतलब जनरली आप क्या होता है कि क्रॉस सूट में प्लेंटिफ से ऊपर क्लेम नहीं मांगते, कि क्योंकि उसको लगता है कि प्लेंटिफ आया था, पता लगा उसी पे जजमेंट आ गई, पर ऐसा होना पॉसिबल है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। क्लेम्स मस्ट नॉट एक्सीड द कोर्ट्स पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन, ये तो आपका दोनों में सिमिलैरिटीज हैं, ये डिफरेंस नहीं है। जुरिसडिक्शनल लिमिट्स इज सिमिलैरिटीज। आई होप आपको सेट ऑफ और काउंटर क्लेम का एक एस्पेक्ट समझ में आया होगा, और डिफरेंस तो आपके सामने है ही। 4 डिफरेंस तो मैंने आपको दोनों के प्रोविजन पढ़ के ही समझा दिए, तो बहुत इजी ही था, ऐसी कोई बड़ी चर्चा और बड़ी घटना नहीं थी। तो मान लीजिए आपको कुछ इसमें क्वेरी हो तो आप प्लीज़ पूछिए, और कोई ऐसा टॉपिक हो जिसको आपको बहुत स्पष्ट रूप से थोड़ा बहुत समझना हो, संक्षिप्त में मैं कोशिश करूँगा कि उसमें भी एक वीडियो बन जाए। आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं।